हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और यूपी पीसीएस के लिए हमने कल एक सीरीज शुरू की थी जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा। और मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में लगातार कुछ सेशंस पहले आपको मैं दूंगा ताकि आप ये समझ पाएं कि आने वाले दिनों में हमें तैयारी कैसे करनी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो सवाल एकदम लाजमी था, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, टेलीग्राम पे पूछा कि सर आप मुझे केवल ये चीज बता दीजिए कि सर आने वाले जो 30 दिन है क्या ये सफिशिएंट है मुझे तैयारी करने के लिए। क्या इस 30 दिनों में मैं मेरा यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है क्या मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यार कुछ ऐसे विद्यार्थियों से बात कर ली जाए, कुछ ऐसे दोस्तों से बात कर ली जाए जो यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड हैं। तो मैंने आज काफ़ी लोगों से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्या मेरे जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो लोग इस ईयर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जिनकी कुछ तैयारी पहले से है और वो अब चाहते हैं कि एक महीने डेडिकेटली वो यूपीपीसीएस को दे दें, तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। मैंने करीब 13 या 14 लोगों से बातचीत करी आज और उसके आधार पे एक टॉपर्स की एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये स्ट्रेटेजी है। और उससे भी पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जो मुझे शुभकामनाएं मिली टीचर्स डे पे, आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। और एज अ टीचर, हालांकि मैं अपने आप को टीचर तो नहीं मानता, टीचर बहुत ऊंची चीज होती है, बट आपका जो प्यार रहता है हमेशा, जो आपका सपोर्ट रहता है, उसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साहब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए एक टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले जो यूपीपीएससीएस प्रीलिम्स की चुनौती है उसको आप देखिए। उसमें आपको दो तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक भीड़ देखने को मिलेगी जो कुछ लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों हजारों फीस दी है और वो भाग रहे हैं किसकी तरफ, यूपीपीएससीएस प्रीलिम्स की तरफ। लेकिन उनके फेस को आप अच्छे से देखोगे तो दे आर कंफ्यूज कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट एट वन साइड वी हैव अ स्टूडेंट हु इज क्वाइट कॉन्फिडेंट और वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, यूपीपीएस प्रीलिम्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप पाओगे कि हर साल जैसे अगर पिछले साल की हम बात करें तो करीब 6-1 लाख लोगों ने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा था। उसमें से जो अल्टीमेट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो कितने होते हैं, तो आप पाओगे 10 से 12 हजार लोग ही क्या कर पाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मैं आपको ये जो संख्या है इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जाए कि भाई हम जिस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, इट इज नॉट एन इजी टास्क है ना, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में आपको बता दूं कि आसान नहीं रहने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या साहब इस कंपटीशन को देख के मैं बाहर हो जाऊं पहले से कि मुझे तो समझ में आ गया कि यार 6 लाख लोग अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं और मैंने तो अभी तक 6% भी तैयारी नहीं की, 60% भी मेरी तैयारी नहीं है, तो क्या मैं इन 10-15 हजार लोगों में आ सकता हूँ। अब यकीन मानो इन 6 लाख लोगों में ना, ये सही में अगर देखा जाए तो कंपटीशन 20-1 हजार लोगों में ही कंपटीशन होता है किसका, प्रीलिम्स का। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका खर्चा कैसे निकलेगा वो लोग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो कंपटीशन रहेगा ना वो 20 से 30 हजार लोगों के बीच में रहने वाला है जो सही में कंपटीशन है। बाकी लोग किस लिए होते हैं, बाकी लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं ताकि कमीशन क्या रहे, चलता रहे सुचारू रूप से, जो कमीशन है वो अपना काम करता रहे। ठीक है, देखो सबसे जरूरी संदेश यह है कि इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है बल्कि एक ठोस और सटीक रणनीति का होना बेहद आवश्यक है। अगर आपके पास वो सटीक रणनीति नहीं है और आपकी तैयारी आप पिछले 2 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब भी आप पाओगे कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग सिर्फ ज्ञान के आधार पे, सिर्फ ज्ञान के आधार पे आप नहीं कह सकते कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एक एक नहीं दो दो पीएचडी उन लोगों ने की हुई है, और फिर भी क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें ज्ञान की कमी है। अगर ज्ञान की कमी होती तो वो पीएचडी कैसे कर पाते, 2 पीएचडी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेटजी है वो मिसिंग है। उस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इन आने वाले 30 दिनों में।
द कोर क्वेश्चन, क्या कम समय में भी सफलता संभव है? मैंने इसका जवाब कल भी दिया था और आज भी आपको दे देता हूं कि सफलता संभव है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल सफलता संभव है, लेकिन इस सफलता के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेहनत, या मैं कहूं हार्ड वर्क। इसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। लेकिन केवल इससे भी काम नहीं होगा, तो और क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। अगर आप ये दो काम करने के लिए तैयार हैं आने वाले 30, 32, 35 दिनों के लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है पीसीएस का, वो आप क्या कर दोगे? निकाल दोगे। लेकिन हाँ, सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं करेगा और केवल स्मार्ट वर्क भी काम नहीं करेगा। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि मुझे क्या 100% सिलेबस कवरेज चाहिए? क्या मैं जो जो सिलेबस में टॉपिक है उनको 100% में कवर करता हुआ चलूं, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है मेरे पास? क्या मैं सिलेबस में दी हुई हर एक लाइन, हर एक शब्द को अब पढ़ूं 30 दिनों में, या कुछ और तरीके से मैं अपने सिलेबस को या सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकता हूं? चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि ये स्मार्ट वर्क क्या है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसके मेन जो पिलर है वो 3 पिलर हैं। कौन कौन सा पिलर है? पहला है आपकी स्मार्ट स्टडी। क्या करना होगा आपको? स्मार्ट स्टडी करना होगा। कैसे होती है स्मार्ट स्टडी, मैं अभी आपको बता दूंगा। दूसरा है गेम चेंजिंग रिवीजन प्लान। आपके पास ना केवल आपकी पढ़ाई जरूरी है, बल्कि कितने अच्छे तरीके से आपने उस पढ़ाई को रिवाइज किया है एग्जाम से पहले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है वो क्या है? वो है गेम चेंजिंग रिवीजन। यहां पे आपका जो खेल है वो क्या हो जाएगा? खेला यहां पे बदल जाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो है एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी। भाई एग्जाम, आपको युद्ध के मैदान में जाने के बाद आपको किस तरीके से चीजें करनी है। युद्ध से पहले कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन युद्ध के समय आप किस तरीके से काम करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें हमारे लिए क्या रहने वाली है? हमारी स्ट्रेटेजी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साहब ये स्मार्ट स्टडी क्या होती है और किस तरीके से मैं स्मार्ट स्टडी करूं। स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले मुझे करना है, पिछले 5 सालों का मैंने पेपर उठाया और 5 सालों के पेपर में मैंने क्या किया? सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट एनालिसिस कर लिया। क्या एनालिसिस किया सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट? सबसे पहले तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन बहुत सारे सब्जेक्ट में मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है? तो आप पाओगे साहब कि करंट अफेयर से हर साल आप देख रहे हो करीब 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात पूछोगे तो 18 से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो 17-18 ये सवाल पूछे जा रहे हैं हर साल। भूगोल, भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो 15 से 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। और जनरल साइंस की अगर अपन बात करें तो 12, 13, 14, 15 तक ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इनका टोटल करके देखते हैं यार कितना हो रहा है। करंट अफेयर के 30 सवाल, भारतीय इतिहास के 18 सवाल, तो कितने हो गए टोटल? 48 सवाल ही हो गए। 48 और 17 अगर माना जाए तो 55 और 10 65 ये सवाल आपके पास हो रहे हैं। भूगोल की और बात जोड़ दी जाए इसमें तो 71 और 81 सवाल हो गए, और 81 में 14 और मैं सवाल जोड़ दूं तो ये आपके टोटल कितने सवाल हो गए? 95 सवाल हो गए हैं। अच्छा, हमारा जो टारगेट है वो कितना था यार? हमारा टारगेट था जो आइडियली जो टारगेट होना चाहिए 120 130 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। 95 में सवाल सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट से कर सकता हूं। अगर मैं 5 सब्जेक्ट में 95 से अपन इसको बहुत ही राउंड फिगर में अगर लेके चले तो मैं इसको कितने मान लेता हूं? 80 सवाल कर लेता हूं। 80 सवाल मैं केवल कितने सब्जेक्ट से कर पा रहा हूँ? 5 सब्जेक्ट से कर पा रहा हूँ। और बाकी के लिए जैसे मैंने यूपी स्पेसिफाई पढ़ लिया, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं उसके सवाल भी करूंगा। इसका मतलब यार कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ना पढ़ के भी मैं जो मेरा आइडियल स्कोर होना चाहिए कट ऑफ के पास जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ, कट ऑफ में क्रॉस कर सकता हूँ, वो अचीव किया जा सकता है। आपको कि सब ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट पढ़ के मैं अगर
80 क्वेश्चन अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये चीज होती है क्या, सब्जेक्ट एनालिसिस। अब इस सब्जेक्ट एनालिसिस में किसी के साथ हो सकता है कि मेरा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा करंट अच्छा है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा जनरल साइंस अच्छा है, अलग अलग हो सकता है। तो जब आप उस इतने डीप में एनालिसिस करोगे तो आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक एनालिसिस करते हुए इसका चलोगे और आप पाओगे कि बहुत सारे टॉपिक आपके पहले से क्या हो रखे हैं, स्ट्रांग है, जो आपने कवर कर लिए हैं या आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो सब चीज पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरीके से आपके पास पिछले 5 सालों का क्या होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। 2021 में क्या हुआ, 22, 23, 24 और 20 में क्या हुआ। अगर आपके पास ये 5-7 सालों का एनालिसिस है और आप पाओगे कि बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ के भी मैं क्या कर सकता हूं, एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो पहली चीज तो ये है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में भी मुझे क्या करना है, इस सब्जेक्ट में भी, जैसे हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं सब मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, अब हिस्ट्री में मैं क्या एंशियंट हिस्ट्री पूरी पढ़ूं, आर एस शर्मा साहब की किताब पूरी पढ़ लूं, सतीश चंद्र साहब की किताब पूरी पढ़ लूं, नितिन सिंघानिया सर की पूरी किताब पढ़ लूं, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ लूं? क्या ये सब पढ़ने की आपको जरूरत है प्रीलिम्स के लिए? तो आप कहोगे नहीं यार, अगर सवाल 15 हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं तो 10 से 11 सवाल तो डायरेक्टली कहां से पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना सबसे पहले मैं किसको कंप्लीट करूं, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करूं। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस चीज पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप पाओगे जैसे आधुनिक भारत के इतिहास पे ज्यादा जोर डाला जाएगा और उसमें भी प्रमुख आंदोलन, उनके नेता और उसके क्या परिणाम थे, साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशन और उनके कौन कौन अध्यक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके क्या कार्य रहे हैं, कौन कौन से कानून उनके समय में आए हैं, प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात की जा रही है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और बुद्ध जैन धर्म पे लगातार सवाल बन रहा है, मध्यकालीन इतिहास में कला संस्कृति और उसके प्रशासन पे सवाल बन रहा है, ना कि कौन राजा था, राजा ने क्या किया, राजा कौन सा कानून लेके आया, ये सवाल नहीं बन रहे हैं। अब आप देखोगे कि हिस्ट्री जो इतनी बड़ी थी, हमने कितने टॉपिक्स में आपको दे दी, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब पूरा जो भारत का इतिहास है वो केवल कितने टॉपिक्स में कंप्लीट किया जा सकता है, इन 7 टॉपिक्स में कंप्लीट किया जा सकता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिस्ट्री के 15 सवाल आते हैं और इन 15 सवालों में आपने 7 टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, तो इसमें से आप करीब करीब 12 सवाल अच्छे से क्या कर पाओगे, आप हल कर पाओगे। 15 में से 12 यार, और कितना अच्छा रेशो आपको चाहिए। हम लोग करीब करीब 80% के 80-85% रेशो के आसपास चल रहे हैं, इससे ज्यादा और अपन को कुछ नहीं चाहिए और इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप हर एक टॉपिक को भी पढ़ लोगे ना, तब भी ये 12 के आसपास ही रहने वाला है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% सिलेबस कवरेज हुआ तब भी मैं 12 सवाल कर पा रहा हूँ, और अगर मैं इन 7 टॉपिक को पढ़ लिया तब भी मैं 11-12 सवाल कर पा रहा हूँ। इससे ज्यादा अच्छा कौन सा है कि मैं कम पढ़ूं, अच्छे से पढ़ूं और जो भी पढ़ूं वो सही करके आऊं। क्या करके आऊं, सही करके आऊं, ताकि मैं किससे बच पाऊं, नेगेटिव मार्किंग से बच पाऊं। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा कि आपने क्या बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया। क्या और भी ऐसा कुछ है? तो चलो पॉलिटी का देख लेते हैं। पॉलिटी में आपको क्या करना है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को आप एक बार देख लो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, कौन सा अनुच्छेद कौन सा है भाई। आर्टिकल अगर 123 पूछा गया तो किससे संबंधित है, 231 किससे संबंधित है, 243 किससे संबंधित है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। प्रमुख भाग कौन सा है, भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, भाग 1 में क्या है, अनुसूचियां लगातार क्या है, सवाल बन रहे हैं। इसका मतलब एक बार मेरे को क्या होना चाहिए, एक बार मैं गो थ्रू कर लूं जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे, जितने भी भाग हैं और जितनी भी अनुसूची हैं। साथ ही साथ आप देखोगे ये हमेशा पीसीएस का फेवरेट रहा है। मौलिक अधिकार की बात करें, डीपीएसपी की बात करें या मौलिक कर्तव्यों की बात करें, इसके लिए क्या मैं सब लक्ष्मीकांत पढ़ूं? अब नहीं, लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं सारे केसेस जो अभी तक हुए हैं वो पढ़ूं? देखो केसेस पढ़ने हैं, लेकिन केसेस में सब कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, इसी चीज पे अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले 30 दिनों में है, मुझे कितना पढ़ना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका, मैं कहूं
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल आपको मिलेगा किससे, पंचायती राज और नगर पालिका से। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इसके लिए कुछ नहीं करना, एक टेबल है, और टेबल कैसी है, एक पेज की टेबल है जिसमें सारी जो बॉडीज हैं उनके बारे में लिखा गया है कि कौन सी सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर चीज वहां पे लिखी गई है। तो एक टेबल से आप ये सारे सवाल हल कर सकते हो। और संवैधानिक संशोधन के बारे में आपने बात करी, क्या इतना करके मैं पॉलिटी के सारे सवाल कर दूंगा? आप 80 से 85% सवाल आप कर लोगे। तो पॉलिटी के टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं साहब भूगोल की, भारत और विश्व का। तो भारत के भौतिक भूगोल में भारत के पर्वत, नदियां, किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और भारत की जलवायु, 4 टॉपिक है। एनसीईआरटी लेवल का करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, क्या सब करने, सब आप याद भी नहीं कर सकते, इतने सारे हो गए ना। कुछ महत्वपूर्ण जो पिछले साल न्यूज में थे, कुछ महत्वपूर्ण जहां से कोई नदियां गुजरती हैं, जहां पे कोई झील प्रमुख है, या जहां से कोई प्रमुख जानवर निकल के आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जनगणना, सेंसस, सेंसस से बहुत फैक्चुअल सवाल बनते हैं, और 2011 की सेंसस अभी तक चल रही है ना, तो बहुत सारी चीजें तो आपको इस सेंसस के डेटा का पहले से ही पता है। उसके बाद कृषि में प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फसल कितनी हुई, तो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट वो बन जाएगा। खनिज और उद्योग, पूरा एक मैप आपको पता होना चाहिए कि भारत में खनिज, कौन सा खनिज कहां पे मिल रहा है, और उन खनिजों के आधार पे जो उद्योग है वो कहां पे लगे हुए हैं। विश्व के भूगोल में उनकी प्रमुख जलधाराएं, उन प्रमुख पवन, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, कि भाई एल्प्स कहां पर स्थित है, सियारा नवाडा कहां पे स्थित है, इस तरीके से जो सवाल है। उनकी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, 5 जो प्रमुख झीलें आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती हैं, जो कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उनके क्या क्या नाम है। तो इस तरह की बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, किसकी, भूगोल से संबंधित। तो कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में, 6 टॉपिक में आपने फिर से क्या किया, पूरा ज्योग्राफी समाप्त कर दिया है। ये तो बड़ा बढ़िया सा चल रहा है, इतने सारे टॉपिक, इतना बड़ा ज्योग्राफी का सिलेबस, इसको कंप्लीट करने के लिए तो 3 महीने का समय चाहिए होता है, वो 6 टॉपिक में आपने समाप्त कर लिया है। जनरल साइंस की अगर अपन बात करें, तो प्रमुख जो तंत्र है हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विटामिन और रोगों से संबंधित हर साल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें। भौतिकी में आप मात्रक, मापन, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश ध्वनि से हर साल सवाल बनता ही है, आपको पता है। रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और सामान्य रासायनिक यौगिक, कि कौन सा यौगिक किस काम के लिए आता है, कुछ प्रमुख यौगिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक उपकरण और उनके आविष्कार, साथ ही साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो जो थोड़ा सा लेटेस्ट है, इसमें करंट अफेयर्स पे हमको जाना है बहुत ज्यादा, कि इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, ये इकोसिस्टम की परिभाषा किसने दी, इस तरह के सवाल पीसीएस अभी नहीं पूछ रहा है। जनरल साइंस, जहां से 15 सवाल निकल के आते हैं, वो आप पूरा का पूरा, जिस तरीके से लूसेंट जो किताब आती है उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने वो अच्छे से की हुई है, और बायोलॉजी वाला पोर्शन अगर आपका ठीक ठाक सा है, तो आप यहाँ पे भी क्या कर लोगे, अपना एक एज ले लोगे। तो सब ये तो जनरल साइंस के भी टॉपिक हो गए। इसके बाद यूपी विशेष की अगर अपन बात करें, तो यूपी का भूगोल, जिसमें यूपी की प्रमुख नदियां, झीलें, ये आपको पता होनी चाहिए। यूपी का इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बेसिक, स्पेशली हिस्ट्री से नहीं जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अब कल्चर से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, उसमें सारी सरकारी योजनाएं, और बजट में आपको सरकारी योजनाएं मिल जाती हैं। ये चीजें, खनिज उद्योग और वन संपदा, ये भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, अपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आपको देखने को मिल जाती है। और जनगणना, किसकी, यूपी से संबंधित जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। तो यूपी में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे को एक एक किताब खंगालनी, नहीं, आपको केवल ये टॉपिक कंप्लीट करने, जिसमें आप क्या कर दोगे, पूरा कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, क्या आपको एक और सीक्रेट बताऊं यहाँ पे, ये जो 6 टॉपिक है, मैं आपकी बात यहाँ पे समझ रहा हूँ कि साहब आप जो 6 टॉपिक बता रहे हो ना, इसमें तो बहुत सारे और टॉपिक छुपे हुए हैं। क्या आप चाहते हो कि उन टॉपिक्स की भी डिटेल आपको मिल जाए, क्या उन टॉपिक्स को भी अनक्लासिफाइड अपन कर दें? अगर चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं वो टॉपिक भी आपको, हर एक सब्जेक्ट का जो इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, वो भी आपको दे दूं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक 100 टॉपिकों की लिस्ट हो, 100 टॉपिक की लिस्ट में आप करो तो आपका स्कोर कितना हो जाए, एटलीस्ट 100 तो हो ही जाए। चलिए आगे चलते हैं। गेम चेंजिंग रिवीजन, तो हमारी स्ट्रेटेजी का सेकंड पिलर क्या है, गेम चेंजिंग रिवीजन। भाई केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, क्या करना होगा आपको, सही रिवीजन ही आपको सफलता दिला पाएगा। अब सही रिवीजन कैसा होगा, कि या तो आपके पास खुद के क्विक नोट्स होने चाहिए, क्विक नोट्स मतलब समराइज नोट्स होने चाहिए,
उम्मीद करता हूं मैं कि आप सामने अभी तक जो भी पढ़ाई की है उसके आधार पे अपने क्या बना रखे होंगे, ऐसे नोट्स बना रखे होंगे वन लाइनर टाइप, जो आप पढ़ोगे और आपको क्या होने लगेंगी, पुरानी चीजें याद होने लगेंगी। अच्छा, नहीं है ऐसे नोट्स तो क्या करना है, संबोधित सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, और उन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको संबोधि के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पे आपको यही क्विक नोट्स मैं आपको हर एक क्लास का क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। अगर उन नोट्स को आप पढ़ लोगे तो ये जो चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपको अपने क्विक नोट से रिवाइज करना है, वो सारे आप मेरे क्विक नोट से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। महा मैराथन क्लासेस जो मैंने आपको बताई कि हर एक सब्जेक्ट की हम कोशिश करेंगे कि जो मैराथन क्लास है वो आप तक प्रोवाइड करा दें, ताकि क्या हो, जो आपका क्विक रिवीजन है और क्विक नोट्स हैं, दोनों चीजें आपको हमारे साथ मिल जाएं। हम लोगों ने क्या किया, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को बार बार हमने भी देखा, और मैं चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र आप भी अपने साथ बार बार क्या करें, हल करें। किसके आधार पे करें कि मैं मॉक लगा रहा हूं और इस मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, उसमें हो सकता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत अलग हो, उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, साइड में कर देना है। कि किस तरीके से साइड में करना है, केवल पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है वो पिछले 10 साल का डेटा आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन से ये डिसाइड करना कि क्या इस साल भी ऐसा कोई करंट अफेयर न्यूज में है, क्या ऐसा कोई डेटा न्यूज में है, अगर है तो प्लीज उसे आप पढ़ लीजिएगा। देखो 2023 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के बारे में पूछा गया था। इसके लिए आपके क्विक नोट्स में सिर्फ करो या मरो 1942 लिखा होना चाहिए था, ताकि आप अंतिम समय में तेजी से रिवाइज कर दें। तो अगर आपको केवल ये याद है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो एक सवाल आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब ये नारा क्या था, ये आप देखोगे कि अक्सर हमने क्लास में मैंने बताया जाता है कि साहब गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, मीन्स के एनालिसिस भी हम करते हैं करो या मरो, जहाँ पे गांधी जी केवल अहिंसा की बात करते थे, यहाँ पे उनके शब्द बदल गए, करो या मरो जैसे शब्द आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों गांधी जी यहाँ पे, क्या इन्होंने अहिंसा छोड़ के हिंसा पे वो उतर आए थे? इस तरीके का एनालिसिस अब मेंस के लिए करते हैं, लेकिन प्री के लिए भी देखो यहाँ से इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको फायदा काम मिलेगा, समराइज जो नोट्स हैं वहां पे आपको इन सब चीजों को फायदा मिल जाएगा। पीवाईक्यू टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे असरदार जो टेक्निक है वो है पीवाईक्यू टेक्निक। पिछले प्रश्न पत्रों को केवल हल नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। किस तरीके से मात खा जाते हैं कि साहब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पिछले साल का 2023 का सवाल था, और मैंने फटाफट से क्या कर दिया, उसका आंसर मैंने टिक कर दिया और मेरी वजह से, मेरी तरफ से वो सवाल हो गया। नहीं, देखो ये एनालिसिस करने का तरीका नहीं होता। ये तो वो तरीका है जब आप कहाँ बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले की तैयारी कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो क्वेश्चन का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, साथ ही साथ जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, वो 4 ऑप्शन इस सवाल के साथ क्यों दिए गए हैं। अच्छा, अगर वहां पे कोई भी नाम लिखा हुआ है, मानो ऑप्शन में एक जगह नाम लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, दूसरी जगह नाम लिखा हुआ है चित्रगुप्त, तीसरी जगह नाम लिखा हुआ है अशोका, चौथी जगह नाम लिखा हुआ है बिंबिसार, और कोई सवाल आपसे पूछा गया कि भाई धम्म की नीति किसने प्रसारित की थी, तो आपको धम्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको समुद्रगुप्त के बारे में, आपको अशोक के बारे में, आपको बिंबिसार के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब ऑप्शन पढ़ रहे हो, तब आपको दोबारा क्या करनी है, वो सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप ये कर रहे हो तब आपको क्या माना जाएगा, एनालिसिस माना जाएगा। आपको 10 साल के प्रश्न पत्र हल नहीं करने हैं, उनका क्या करना है, एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, 2023 का पीवाईक्यू क्या था, देखो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष पे लागू हुई। इसका मतलब जब आप 2024 में आप पेपर दे रहे होंगे तो आपने सबसे पहले सवाल पढ़ा होगा और आपके दिमाग में क्या आई होगी, पंचायती राज व्यवस्था। जब पंचायती राज व्यवस्था आई होगी तो 2 संविधान संशोधन आपके दिमाग में आएंगे, 73वां और 74वां। तो जब पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ी होगी तो उसी समय आपने जो नगर पालिका म्युनिसिपालिटीज हैं उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अब देखो 2024 का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शहरी स्थायी निकायों म्युनिसिपालिटीज के चुनाव किस संविधान संशोधन के तहत होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने 2023 में वो ऑप्शन या उसका अच्छे से एनालिसिस किया है तो ये 2024 का सवाल करना मेरे लिए कितना आसान हो गया, हुआ या नहीं हुआ। इसी चीज को कहा जाता है एनालिसिस। तो 2023 के प्रश्न के ऑप्शन में 73वां संविधान संशोधन था, जिससे अगले साल 74वें
संविधान संशोधन पर प्रश्न बना। तो अब देखो यही होता है एनालिसिस, इसी को कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं जब स्टूडेंट होते हैं, हमको लगता है कि यार फटाफट से 10 साल के पेपर करने, तो मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस छोड़ो, मैं इसको हल कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, वो सॉल्व करने से काम नहीं होगा। वो सॉल्व करने से काम नहीं होगा, इसका मतलब कि हो सकता है कि पिछले 10 सालों में से केवल 2 या 3 सवाल ऐसे हों जो रिपीट हो रहे हों। बाकी क्या हो रहे हैं, सवाल डायरेक्टली रिपीट नहीं होंगे, वो कंसेप्ट रिपीट हो सकता
और गाइज जो तीसरी तकनीक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी। मैंने जितने भी विद्यार्थियों से बात करी या अपने दोस्तों से बात करी जो यूपी पीसीएस में हैं या किसी और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी क्लियर करके गए हैं, उन्होंने सब ने एक चीज मुझे बताई कि यार कितना भी पढ़ लिया जाए लेकिन युद्ध में पहुंचने के बाद अगर आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो या आपका ओवर कॉन्फिडेंस में आप हो तो आप क्या करोगे, सवालों को गलत कर दोगे। अब वो सवाल जो आपको आते ही नहीं है, मतलब वो सवाल जो आपने पढ़ा ही नहीं था, वो तो आपके गलत हो नहीं, आप उनको छोड़ के आओगे, उसमें तो कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब मैं एग्जाम में घबरा के उन सवालों को गलत कर देता हूं जो मुझे आते हैं या मैं ओएमआर गलत भर देता हूं, तब क्या होता है, बड़ा दुख होता है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि परीक्षा हॉल में घबराहट और गलतियों से क्या होना है, बचना है। ओएमआर शीट बहुत ध्यान से भरनी है। अब कैसे भरनी है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि हुआ क्या था। मेरा एक मित्र था, उस मित्र ने क्या किया, देखो ओएमआर होती है, ओएमआर में इस तरीके से सवाल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इसी तरीके से सवाल होते हैं। और इन सब के आगे आप देखोगे इस प्रकार से आपको क्या भरने होते हैं, गोले भरने होते हैं। यही होता है। ये कॉपी हो जाता है, हाँ कॉपी पेस्ट कैसे होगा यार, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये 4 गोले हैं फर्स्ट के और ये सेकंड के 4 गोले, ठीक है। इसी तरीके से ओएमआर थी, उसके पास भी सेम ओएमआर थी। अब उससे पहले एक अटेम्प्ट पहले उसने इंटरव्यू दिया है। अब उस समय एग्जामिनेशन का प्रेशर इतना था कि नहीं यार पिछली बार इंटरव्यू दिया तो इस बार तो सिलेक्ट होना ही है। उसको ये पहले क्वेश्चन के ओएमआर नहीं दिखे, उसने कहां से भरना, ओएमआर शीट शुरू करी सेकंड से। ये आंसर किसका है, फर्स्ट का है, लेकिन भरना कहां से शुरू किया, सेकंड से शुरू किया। और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते चले गए, गलत हो गए और वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। इसका मतलब उस एग्जामिनेशन प्रेशर में हमको ये गलती नहीं करनी है कि मेरे को अटेम्प्ट दोबारा क्या करना पड़ जाए, रिपीट करना पड़ जाए। इसलिए नहीं कि मुझे आता नहीं है, इसलिए कि मैंने क्या करी, घबराहट में गलती कर दी। साथ ही साथ दोनों पेपरों में आपको टाइम मैनेज जरूर करना होगा। आप टाइम मैनेज किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, कि जितना मुझे आता है उतना ही सबको आता है, या जितना सबको आता है उससे कुछ कदम मेरे को ज्यादा आता है, तो मेरा सिलेक्शन तो मैं मेरी जितनी मेहनत कर सकता था सिलेक्शन के लिए उतनी मैंने कर ली है। अब जो पेपर में होगा वो क्या होगा, देखा जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, ठीक है। तो ओएमआर की बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको कौन से मेथड को यूज करना है, 2 पास मेथड। 2 पास मेथड मतलब यह है कि पूरे एग्जाम में पूरे पेपर को आपने दो पार्ट में आपको कवर करना है। पहले वो चीजें आपने जब पेपर को आया, पेपर को आपने तेजी से पढ़ा और सभी प्रश्नों को, उन सभी प्रश्नों को हल करना है जिनको आप किस तरीके से जानते हो। आपको पता है कि 100% ये तो मुझे आता ही आता है। तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखोगे ना, तो मुश्किल से आप जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, वो होते हैं 20 से 25 सवाल जो आपको 100% की, सब ये तो मेरे को आते ही आते हैं, ठीक है। आपने ये किया। दूसरी बार जब आप देखोगे, अब जब आप पहली बार स्कैन कर रहे हो तो आप क्या करते हुए चलोगे, मार्क करते हुए चलोगे कि हाँ इस सवाल पे मुझे दोबारा आना है, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मैं इसको कर लूंगा। तो आपने क्या किया, शुरुआत में जब आपने पेपर को स्कैन किया तो उसी समय में आपने आराम से 40 50 60% तक जो सवाल है उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप दोबारा जब आओगे तो आप उन 60% को आप अच्छे से क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। पहली बार आपने 20-25% को तो हल कर ही लिया है, उसके बाद जब आप आओगे तब आपने क्या किया, 50 60 70 सवालों तक आपने गाड़ी को पहुंचा दिया है, ठीक है। अब आपने 70 सवाल कर लिए, 80 सवाल आपके हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सेकंड पास चलना है। सेकंड पास क्या होगा, जब आप ये सब चीजें कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको लगेगा कि शायद इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो अब इन सवालों को आपको क्या करना है, टारगेट करना है। इस तरीके से हमको चलना है कहां पे, हमारे एग्जामिनेशन हॉल में। और ये मेथड क्या कहलाता है, 2 पास मेथड इसको कहा जाता है। पहले पास में 150 में से 70-80 सवाल होंगे और दूसरे पास में बाकी 40 से 50 सवालों में से आपको चुनना है कि कौन से सवाल मुझे करने हैं, कौन से सवाल नहीं करने हैं। तो अब मुश्किल से जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कर लेता है ना, 40 के आसपास सवाल कर देता है, 40-50, तो 120 के आसपास वो क्या करेगा, तो वो कोशिश कर लेता है, ठीक है, जो उसका स्कोर है उसके हिसाब से।
एलिमिनेशन टेक्निक, ये यूपीएससी में भी काम करती है और यहाँ पे पीसीएस में तो बहुत आसानी से काम कर जाती है। जैसे ये पीवाईक्यू से हम सॉल्व कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो मुझे ये तो पता है गंगा यमुना का तो दोनों का कहाँ है, भारत में है। जो रावी नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, भारत में आपको देखने को मिलेगी। तो बची कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब मुझे पता नहीं था इसका जो ओरिजिन है, जो उद्गम है वो कहीं तिब्बत में होता है या कौन से ग्लेशियर के पास में होता है, कौन सी झील से होता है। बस मुझे ये पता है कि इन तीनों का उद्गम कहाँ है, भारत में है। तो यहाँ पे ये टेक्निक काम कर जाती है और इस तरीके से आप पाओगे कि 10 से 15 जो सवाल हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर में आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है। लास्ट चीज की अगर अपन बात करें, सी सेट को कम नहीं आंकना है, आपको सी सेट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि मुझे सी सेट क्या है, केवल क्वालिफाइंग है, इतना ही करना है जिससे मैं क्वालिफाई हो जाऊं। ज्यादा अगर हम करते हैं नेगेटिव मार्किंग के चांस बढ़ते हैं और जो चीजें आती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। तो आप पेपर में पेन रखना सीखना होगा आपको कि मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। मुझे जहां पे लगा कि हाँ यार मेरा स्कोर 66 से ऊपर आ गया है, मेरा एवरेज मैं 80 के आसपास मैंने कर दिया है, 80 नंबर के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो सी सेट के पेपर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। 3 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से आपको कम करना है। सी सेट में लापरवाही आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जीएस में सिलेक्शन भी हो गया तो सी सेट में नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट ओएमआर शीट में गलती नहीं करनी है। ये 3 चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर से जरूर ध्यान रखनी होगी। और लास्ट में कि संबोधि आपकी कैसे मदद करेगा, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आने वाले जब 30 दिन होंगे तो जो भी मैराथन क्लासेस होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो मैराथन क्लासेस हैं ये किस पे आधारित है, आपके सिलेबस और पीवाईक्यू पे आधारित हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो अंतिम टिप्स और हो सकती हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए, वो भी समय समय पे जब जब मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगेन, योर सक्सेस इज माई मोटो। आपकी सफलता ही हमारा क्या है, मोटो है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। और एक फिर से वही चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, और कल हम तब मिलेंगे जब मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।